नक्श, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं देखकर ही समझ जाता हूं कि चल क्या रहा है। ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। मैम्बो अंकल ने डांटते हुए नक्श से कहा। दरअसल जब मैम्बो अंकल ने प्राची को देखा तो उन्होंने मन ही मन मान लिया कि ये स्पोर्ट्स कार प्राची की ही होगी, और इसी के साथ उनके गंदे दिमाग में ये ख्याल आया कि नक्श और प्राची के बीच जरूर कोई रिश्ता है। नक्श, तुम वाकई में कमाल के हो। पिछले 3 सालों से तुम कुछ ना करते हुए भी आराम से जावेरी खानदान में बैठकर खा पी रहे हो, और अब तो तुमने अपने लिए एक अमीर लड़की को भी फंसा लिया है। मैंने तुम्हारी इस एबिलिटी को पहले नोटिस क्यों नहीं किया? मैम्बो अंकल की आंखों में नक्श के प्रति नफरत अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अनिका की पसंद की दाद देता हूं। तुम तो जावेरी खानदान का हीरा हो, हीरा, सुधरा हुआ और खुदरा हुआ हीरा। चूंकि मैम्बो अंकल ने जानबूझकर ऊंची आवाज में यह कहा था, इसलिए आजू बाजू के लोगों ने भी सब कुछ सुना, और अब वो भी नक्श को देखकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। ओ, तो ये है जावेरी खानदान का दामाद, घर में घर वाली और बाहर बाहर वाली। मैंने तो सोचा था कि जावेरी खानदान का दामाद काफी अमीर होगा, लेकिन यहाँ तो ये दामाद अपनी बीवी को छोड़कर किसी पराई अमीर लड़की के साथ घूम रहा है, उसके पैसों पर अय्याशी कर रहा है। यार, मैं भी तो हैंडसम हूँ, मुझे ऐसी अमीर लड़की क्यों नहीं मिलती है? मुझे लगता है अनिका वाकई में अंधी है, वरना वो इस तरह के घोंचू को कभी पसंद नहीं करती। जब नक्श ने लोगों के मुंह से ये सब सुना तो उसका चेहरा गंभीर, बहुत गंभीर हो गया था, एकदम कड़क चाय की तरह। हालांकि प्राची, जो नक्श के ठीक बाजू वाली सीट पर बैठी थी, वो ये सब सुनकर नक्श से भी ज्यादा फ्यूरियस हो गई और तुरंत ही कार से बाहर निकलकर मैम्बो अंकल की तरफ बढ़ी। इस समय मैम्बो अंकल का पूरा ध्यान प्राची के फिगर पर था, और उस फिगर को देखकर उनका मन डोलने लगा था कि तभी अचानक से सभी ने एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनी। तेरी ये हिम्मत कि तूने मुझे मारा? तू जानती भी है मैं कौन हूं? मैम्बो अंकल पूरी तरह से सरप्राइज थे। क्या तुम नहीं जानते कि ये जावेरी खानदान के दामाद हैं? थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट दी होती ना तो तुम्हारे गाल पर मेरे हाथ की उंगली नहीं छपी होती। मैम्बो अंकल की सेक्रेटरी, जो ठीक उनके बाजू में बैठी थी, वो भी इस नजारे को देखकर एकदम शॉक थी। तेरी तो। जैसे ही मैम्बो अंकल ने ये कहा, वैसे ही प्राची उल्टा जवाब देते हुए बोली, तेरी तो क्या? अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो? जाओ, मैंने मारा, अब बताओ क्या कर लोगे? कड़क अंदाज में प्राची अकेली ही मैम्बो अंकल से लड़ बैठी थी। तू जानती नहीं है मैं कौन हूं? मैं तेरा वजूद हिला सकता हूं। एक तरफ मैम्बो अंकल चमाट खाने के बाद कुछ ना कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्राची को देखकर लोगों का दिल भी कावरा बावरा हो रहा था। यार, इस ब्यूटी की सिर्फ बॉडी ही हॉट नहीं है, बल्कि इसका टेम्पर भी हॉट है। हाँ भाई, ऐसी खूबसूरत औरत को तो सिर्फ मैं ही डिजर्व करता हूँ। तुम सब अपना मुंह बंद करो, मक्खी घुस जाएगी। भीड़ में मौजूद लोग धीमी आवाज में प्राची को लेकर ख्याली पुलाव पका रहे थे। ऊंची आवाज में बोलते हुए वो प्राची को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकते थे। उसी समय प्राची ने नक्श की ओर देखा। जब उसने नक्श के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया था, और बढ़ता भी क्यों नहीं, भानुशाली ग्रुप का सीईओ उसके साथ था। उसे किसी से डरने की जरूरत भी क्या थी? जिसका खुद का वजूद हिला हुआ हो, वो क्या दूसरों का वजूद हिलाएगा? प्राची ने एरोगेंट टोन के साथ कहा। इस समय मैम्बो अंकल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। अपनी सेक्रेटरी के सामने वो एक लड़की से चपेड़ खा चुके थे, और तो और वो लड़की भीड़ में उनकी पूरी तरह से बजाती जा रही थी। उनकी आंखों में नक्श और प्राची के लिए सिर्फ गुस्सा भभक रहा था। मैम्बो अंकल का बैंड बजाने के बाद प्राची पीछे मुड़ी और नक्श की कार की तरफ बढ़ी। कार में बैठने के बाद उसने कहा, क्यों जीजू, मजा आवी गियो? खूब मजो आवी गियो। मुस्कुराते हुए नक्श ने फुल सेटिस्फैक्शन के साथ कहा, जीजू, मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही ट्रैफिक जैम होगा। आपको मुझे घर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पीछे अपना कीमती समय बर्बाद करो। प्राची ने कंटिन्यू करते हुए कहा, आप मुझे यहीं उतार दो, मैं दूसरी साइड से ऑटो लेकर चली जाऊंगी, ज्यादा फीजिबल होगा हम दोनों के लिए। ठीक है, ध्यान से जाना, नक्श ने सिर हिलाते हुए कहा। जब प्राची दूसरी साइड से ऑटो में बैठकर चली गई तो भीड़ में मनचलों के दिल टूटने की आवाज सुनाई देने लगी।
नक्श, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अनिका को इस बारे में बताऊंगा? थप्पड़ खाने के बाद भी मैम्बो अंकल के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान नाच रही थी, लेकिन नक्श ने अगले ही पल उस मुस्कान को उनके चेहरे से उतार फेंका। उस रात इरफान भाई ने जो आपको सबक सिखाया था, क्या वो आप भूल गए? वो शातिर मुस्कान अब नक्श के चेहरे पर नाचने लगी थी। उसी समय ग्रीन सिग्नल हुआ और नक्श हवा से बात करते हुए अपनी कार लेकर फुल स्पीड में आगे निकल गया। अगर वो कार उस लड़की की होती तो वो लड़की ऑटो लेकर नहीं जाती, यानी ये कार नक्श की ही है। अनिका ने जरूर अपने पोजीशन का फायदा उठाकर जावेरी खानदान के पैसों से खरीदी होगी। नक्श को वहां से जाते हुए देखकर मैम्बो अंकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर नक्श ने अभी मैम्बो अंकल के मुंह से ये सब सुन लिया होता तो उसके लिए ये जोक ऑफ द मिलेनियम होता। नक्श ने वो स्पोर्ट्स कार कल ही खरीदी थी और इससे जावेरी खानदान का कोई लेना देना नहीं था। आज चित्रा ने जिस तरह से नक्श के साथ बिहेव किया, उसे ध्यान में रखते हुए नक्श का वापस से घर जाने का मन नहीं कर रहा था। नक्श ने अपनी कार को भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ मोड़ दिया था। कंपनी पहुंचकर नक्श सीधा अपने कैबिन में गया और उसने अनिका को मैसेज किया कि वो आज रात घर नहीं आएगा। उसी समय सेक्रेटरी नंदिता अपने हाथ में 2 बॉक्स लेकर नक्श के सामने प्रकट हुई। उसने उन दोनों बॉक्सेस को एक एक करके टेबल पर रखा और बोली, सर, ये आपको मिस्टर कार्तिक, प्राइम स्टार होटल, और मिस हिमानी, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आए हैं। उन्होंने कहा कि आपके लिए गिफ्ट हैं, हिमानी और कार्तिक। ये बोलते हुए नक्श ने अपना फोन नीचे रखा और उसकी आंखों में चमकता हुआ डाउट दिखाई देने लगा। जी सर, नंदिता ने सर हिलाते हुए कहा। कार्तिक और हिमानी के अपीयरेंस को याद करते हुए वो भी काफी एक्साइटेड फील कर रही थी। साथ ही साथ वो ये देखना चाहती थी कि उन दोनों ने नक्श के लिए आखिर क्या भेजा होगा, लेकिन उसके ये अरमान नक्श ने पूरे नहीं किए। ठीक है, समझ गया, तुम जाओ और अपना काम करो, हाथ हिलाते हुए नक्श ने जेंटल अंदाज में कहा। नक्श को बहुत अच्छे से याद था कि कार्तिक ने उसे पहले भी एक पिल दी थी और उस पिल को खाने के बाद नक्श के शरीर में बहुत बदलाव आ गए थे। यही सब सोचते हुए जब नक्श ने कार्तिक का बॉक्स खोला तो उसमें एक और पिल थी, इस बार रेड कलर की। ये देखकर ही नक्श का माथा चकराने लगा था। पहले तो नक्श को उस पिल के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने वो पिल ले ली थी। लेकिन इस बार नक्श इस रेड पिल के फंक्शंस को अच्छे से समझना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही कार्तिक को कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही नक्श ने कहा, कार्तिक, क्या तू अभी बिजी है? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बोलना, क्या बात है? तुरंत ही कार्तिक ने जवाब दिया। नक्श ने चौंकते हुए कहा, तूने इस बार भी एक नई पिल भेज दी? ये तो बता दे कि ये पिल मेरे किस काम की है, क्या असर करेगी ये? नक्श, मैंने तुझे पहले भी एक पिल दी थी ना? कार्तिक ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जिस पिल की तू अभी बात कर रहा है उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पहली वाली पिल से भी ज्यादा अच्छी है। खा ले, ये तेरे शरीर के लिए काफी प्रॉफिटेबल है। जा और अपना काम कर। जब नक्श ने कार्तिक के मुंह से उस रेड पिल का एक्सप्लेनेशन सुना तो अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगा था। कॉल कट करने के बाद नक्श की आंखें उस पिल पर ही गड़ी हुई थी। पहले वाली पिल को खाने के बाद की फीलिंग नक्श अभी तक नहीं भूल पाया था, और यहाँ कार्तिक ने अब उसके लिए दूसरी पिल भी भिजवा दी थी। इसे खाऊं या नहीं खाऊं? उस पिल को देखकर नक्श बेचैन होने लगा था। नक्श ने इस बारे में थोड़ी देर सोचा और फिर उसे लगा कि कार्तिक क्यों उसे नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए नक्श ने उस रेड पिल को उठाया और सीधा अपने मुंह में ले लिया। इस बार भी नक्श को पानी की जरूरत नहीं पड़ी। मुंह में जाते ही वो पिल घुल गई और उसके गले से नीचे उतर गई। लेकिन अगले ही पल अचानक से नक्श को लगने लगा जैसे उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा है। उसके सर में तेज दर्द होने लगा और कांपते हुए वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड्स में नक्श की आंखें बंद हो गई और वो बेहोश हो गया। आधे घंटे बाद जब नक्श को होश आया तो उसने महसूस किया कि इस बार उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं आया है। मन ही मन उसने सोचा, कार्तिक, इस बार तुम्हें जिसने भी वो पिल दी उसने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, शायद ये असली पिल थी। उसी समय अचानक से नक्श का फोन बजा और हड़बड़ाते हुए उसने कॉल उठाया। हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी बात नक्श से हो रही है? एक लड़की की मधुर आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर नक्श चौंक गया। कौन बोल रहा है? नक्श ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मेरा नाम जूली देसाई है, हम होटल प्राइम स्टार में पहले भी मिल चुके हैं। जब नक्श ने यह सुना तो उसे अचानक से वो खूबसूरत महिला याद आ गई जो कल्याणी की बर्थडे पार्टी में आई थी और जिसके लिए वो पागल मैम्बो ने नक्श से लड़ाई की थी।
ओ मिस जूली, बताइए आपने मुझे कैसे याद किया? नक्श के मन में डाउट आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस जूली ने उससे कॉल क्यों किया है। उस रात उन दोनों के बीच ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं हुई थी, तो फिर इस तरह अचानक से कॉल करना, ये सब आखिर क्या है? मैं बस ये पूछना चाहती थी कि उस दिन कल्याणी मैडम के बर्थडे पर वो एंटीक तलवार तुमने ही दी थी? मिस जूली ने नक्श से पूछा। हाँ, क्यों? नक्श को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात सच है कि उस दिन कल्याणी की बर्थडे पार्टी में नक्श कल्याणी के लिए एंटीक तलवार लेकर आया था, लेकिन इससे पहले कि वो भीड़ के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाता, विहान बजाज ने उसके सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया था। उसके बाद तो आप सभी को पता ही है कि क्या हुआ था। उसके बाद नक्श गुस्से में वो एंटीक तलवार लेकर चला गया था। क्या वो तलवार अभी भी तुम्हारे पास है? ये बोलते हुए मिस जूली कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। वो तलवार तो किसी काम की नहीं है। क्या तुम्हें उस तलवार में इंटरेस्ट है? नक्श ने छेड़ते हुए कहा। नक्श, शायद जावेरी खानदान के लोगों को उस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बेवकूफ हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारे पास जो तलवार है वो राजा वीरभद्र सिंह की है, जो 11th सेंचुरी में राज किया करते थे। इस बार मिस जूली की टोन बहुत सीरियस थी। ये सुनते ही नक्श की दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे मिस जूली की तरफ से ऐसा इवैल्यूएशन सुनने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? नक्श ने इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा। परेशान मत हो, मुझे तुमसे वो तलवार नहीं चाहिए। मुझे तो बस उस तलवार की कुछ फोटोज लेनी है। एक बार उस तलवार को अपने हाथों में लेकर देखना चाहती हूँ। मिस जूली बहुत ही रिजर्व्ड साउंड कर रही थी। अच्छा, तो ये सब तुम्हें कब करना है? नक्श पूरी तरह से अग्री हो गया था। रियली? अगर तुम अभी फ्री हो तो तुम मेरे एंटीक स्टोर आ सकते हो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देती हूँ। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी, एक्साइटेड होते हुए मिस जूली ने कहा। दरअसल मिस जूली को लगा था कि नक्श उसे तुरंत ही मना कर देगा, क्योंकि उस दिन जो मैम्बो अंकल ने उसके साथ किया था उसमें मिस जूली का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ऐसे में नक्श उसे वो तलवार क्यों दिखाएगा जो सिर्फ लेजेंड्स के पास थी? उस तलवार को बहुत कम लोगों ने देखा था, और जिन्होंने देखा था उन्होंने उसकी रचना सिर्फ लिखकर ही बताई थी। किसी के पास भी उस तलवार की फोटो नहीं थी। क्या होगा जब नक्श मिस जूली के एंटीक स्टोर जाएगा? क्या वहां पर भी कोई नया कांड उसका इंतजार कर रहा था? क्या नक्श और मिस जूली के बीच कुछ ऐसा होगा जिससे ये कहानी पूरी बदल जाएगी? नक्श ने अनिका को मैसेज करके बोल दिया था कि वो आज रात घर नहीं आएगा। क्या इस बात से अनिका को फर्क पड़ेगा? कैसा होगा अनिका का रिएक्शन? अनिका के मामा कौन से स्पेशल काम के लिए आ रहे थे? और ये लॉटरी लगने जैसा क्या चक्कर है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।